बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ताहिर मुनीर हाज़िर खिदमत है सेकंड पार्ट के साथ। व्यूअर्स, जब उस 13 साल लड़के ने इतने बड़े मजमा में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया के.एल. सहगल साहब के म्यूज़िक कंसर्ट में उनके आने से पहले पहले तो वो तमाम मजमा उसका गर्विदा हो चुका था। पहली सफ़ में मौजूद एक शख्स ने ऑर्गेनाइज़र्स में से किसी से कहा कि इस लड़के को मेरे पास लेके आओ। वो लड़का अपने बड़े भाई के साथ उनके पास जाता है, उस शख्स के पास। तो वो उसके बड़े भाई से मुखातिब होता है वो शख्स और कहता है कि ये जो तुम्हारा भाई है, इसको ऊपर वाले ने बहुत बड़ा टैलेंट दिया। ये एक आम आवाज़ नहीं है। मैं इस काम को, इस शोबे को समझता हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत ज़ाहिर है तरबियत की ज़रूरत है, तो तुम इसे लेके बम्बई आ जाओ। मैं वहाँ पे म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, मैं मूवीज़ में म्यूज़िक देता हूँ। मैं इस बच्चे की तरबियत करूँगा, इसको म्यूज़िक की ऊंच नीच समझाऊँगा, मुकम्मल तौर पे एक बेहतरीन सिंगर बनाऊंगा। लेकिन अगर तुम लोग किसी भी वजह से बॉम्बे नहीं आ सकते तो फिर तुम ऐसा करो, यहाँ पे लाहौर में फ़िरोज़ निज़ामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास जाओ और मेरा हवाला देना, वरना ये तुम्हें नहीं सुनेंगे। वो उनको मेरा हवाला देना और इसको उनके हवाले करो, और जब उनसे कहना, जब वो मुतमिन हो जाएं तो मुझे बता दें। इस लड़के को फ़िल्म में गंवाना मेरा काम है, इसको मैं अपनी फ़िल्मों में ब्रेक दूंगा। लेकिन प्लीज़ इसको सीरियस लो, इस बच्चे के टैलेंट को ज़ाय मत करना। व्यूअर्स, उस शख्स का नाम जिसने डिस्कवर किया, जिसने उसमें उस बच्चे में देखा कि ये इतना बड़ा आने वाले वक्त में सिंगर बन सकता है, उसका नाम श्याम सुंदर था। ये म्यूज़िक कंपोज़र थे, बॉम्बे में काम करते थे। ये जो लड़का 13 साल था उसका नाम मोहम्मद रफ़ी था, और इसको बड़े भाई लेके चले गए लाहौर में फ़िरोज़ निज़ामी के पास, और जाके कहा कि हम इस बच्चे को आपका शागिर्द करने आए हैं। तो अब फ़िरोज़ निज़ामी साहब का हम मानने वाले थे। वो कहे भाई हमारे पास नहीं है इतनी कोई जगह, मेरे पास ऑलरेडी शागिर्द है और मैं एक वक्त में एक ही शागिर्द को तरबियत दे सकता हूँ। तो उसके बड़े भाई ने कहा कि भाई ये मंटू पार्क में इसने के.एल. सहगल के पहले गाना गाया था, तो वो उधर एक शख्स बैठे थे श्याम सुंदर जी, उन्होंने कहा था कि ये बच्चा लेके बम्बे आ जाओ, लेकिन अगर आप बम्बे नहीं आ सकते तो फिर इसको ज़ाय मत करो, इसको लेके फ़िरोज़ निज़ामी के पास जाना और मेरा हवाला देना। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो फ़िरोज़ निज़ामी साहब तो कहा कि भाई तुम पहले बताते कि नहीं, श्याम सुंदर जी ने भेजा है। तो व्यूअर्स, इस तरह हीरा अपने जौहरी के पास पहुंच गया। फ़िरोज़ निज़ामी ने फिर व्यूअर्स, उनके पास ऑलरेडी छोटे गुलाम अली ख़ान साहब थे जिनको वो ट्रेन कर रहे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब भी चले गए, और फिर मोहम्मद रफ़ी को उन्होंने ऐसी तरबियत और म्यूज़िक की समझ बूझ दी सिर्फ़ 4 साल में। 4 साल बाद फ़िरोज़ निज़ामी साहब ने श्याम सुंदर जी को बताया कि ये लड़का मेरे ख़्याल में बेहतरीन है, बाकी को कमी बेशी हो तो आप चेक कर लेना। वो उन्होंने उसका इम्तिहान लिया और 1941 में अपने वादे के मुताबिक जिस एक फ़िल्म पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच में वो काम कर रहे थे, म्यूज़िक कंपोज़ कर रहे थे, उसमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को पहला ब्रेक दिया। गाना था सोनिए नीरिए नींद, लाइक इस तरह का कुछ। पहला ब्रेक मोहम्मद रफ़ी साहब को मिल चुका था, लेकिन इसका वो इतनी बड़े के.एल. सहगल, नूरजहां और तलत महमूद के दौर थे, वहाँ पर इतना काम भी नहीं था, लेकिन ये उतना इनको पजीराई अभी नहीं मिली थी। लेकिन मैं, क्या बात है, इसमें उसकी तारीफ़ करूँगा इनका श्याम सुंदर जी की, कि उन्होंने 41 में गुल बलोच बनाई, मोहम्मद रफ़ी साहब को चांस दिया। फिर उसके बाद ये बात यहाँ रुकी नहीं, उन्होंने फिर गांव की लड़की या देहात की लड़की नाम की एक फ़िल्म बनाई 1944 में। उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब को गवाया श्याम सुंदर जी ने। फिर उन्होंने एक फ़िल्म बनाई एक्ट्रेस, उसका म्यूज़िक दे रहे थे, उसमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को चांस दिया। फिर बाज़ार फ़िल्म बनाई, उसमें चांस दिया। फिर लाहौर फ़िल्म बनाई, उसमें चांस दिया। भाई बहन में, निर्दोष में, ढोलक में, काला बादल में, और फिर अलिफ लैला में।
मोहम्मद रफ़ी साहब में उस शख्स को पता नहीं क्या नज़र आया कि पै दर पै मुसलसल उन्होंने फिर मोहम्मद रफ़ी साहब को चांस पे चांस, चांस पे चांस, चांस पे चांस दिया और यहाँ तक कि एक फ़िल्म वापस 1947 में जुगनू के नाम से बनी और वो फ़िल्म का म्यूज़िक दे रहे थे फ़िरोज़ निज़ामी साहब, उनके उस्ताद, पहले उस्ताद। एक्टर हीरो के रोल में दिलीप कुमार काम कर रहे थे और मलिका तरन्नुम नूर जहां उस फिल्म में हीरोइन थी। और उस फिल्म में दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने पहली दफ़ा आवाज़ दी। और ये भी एक स्टोरी है, जब उस फ़िरोज़ निज़ामी साहब ने मलिका तरन्नुम से कहा कि इस ड्यूट में आपको रफ़ी के साथ आपका ड्यूट है, एक गाना था, तो आपने उस लड़के के साथ अपने गाना गाना है। तो उसने कहा कि मैं एक न्यू कमर है, उसका पता को नहीं, मैं एक न्यू कमर के साथ तो कम से कम गाना नहीं गा सकती, आप किसी अच्छे जो जिसका उस वक्त तक नाम था ए कैटेगरी सिंगर को लाओ। तो उसने कहा वो तुम छोड़ो, वो मेरा काम है, वो मुझे मालूम है ए कैटेगरी कौन है, तुम मुझ पे एतमाद करती हो। उन्होंने कहा आप पे तो एतमाद है। फिर कहा ठीक है, तुम रफ़ी के साथ ही गा रही हो। फिर व्यूअर्स वो गाना गाया रफ़ी साहब ने पहली दफ़ा नूरजहां के साथ। उस 1947 के गाने के बाद फिर मोहम्मद रफ़ी साहब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मजबूरी बन गए। दिलीप कुमार की आवाज़ देने के बाद वो गाना भी बहुत उस वक्त टॉप का मशहूर हुआ। और उसके बाद फिर मोहम्मद रफ़ी साहब जिनका सफ़र 41 से शुरू हुआ, 80 में उनकी फौतगी हुई, 40 साल तक मुसलसल व्यूअर्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कव्वाली है, गज़ल है, भजन है, शब्द है, नात है, क्लासिकल म्यूज़िक है, वैसे आम प्लेबैक सिंगिंग है, जो फिर चीज़ आई है मोहम्मद रफ़ी साहब उसको उड़ाते गए। और उस दौर में एक और भी ट्रेंड था व्यूअर्स, जैसे के एल सहगल साहब गाना भी गाते थे, एक्टिंग भी करते थे, नूरजहां भी गाना भी गाती थी, एक्टिंग भी करती थी। फिर ये तलत महमूद थे, फिर आपने सुना था किशोर साहब, वो उस वक्त का दौर था, वो एक्टिंग जमा सिंगिंग दोनों ही चल जाते थे। इन्होंने 1949 में एक फ़िल्म में अपीयरेंस भी दी, लेकिन वो उस हद तक वो कामयाब ना रहे। फिर अपनी सारी तवज्जो सिंगिंग में दी। 40 साल एक बहुत बड़ा अरसा था। 25,000 गाने इन्होंने गाए और इनकी जो कह लें कि राइज़ था, जो इनका अरूज था, उनकी पीछे जो मेहनत थी, वो तो जैसे आपको बताया कि व्यूअर्स जहाँ आपने पहुँचना होता है वहाँ पर आप पहुँच जाते हो। और नीयत का खलूस, मेहनत इंसान के आगे हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।